गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत राठौड़ और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम प्रिपरेशन। आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर CLF C01। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर जो हमारी एग्ज़ाम है CLF C02 और CLF C01, इन दोनों में अभी डिफरेंस क्या आया है। वैसे ये 4 डोमेन्स में डिवाइडेड है। एग्ज़ाम देखा जाए तो टोटल 1000 मार्क्स की होती है, जिसमें से आपको 700 मार्क्स लाने रहते हैं मिनिमम। सो अबाउट 70% आपको जो है लाना ही रहेगा अप्रोक्सीमेट, जब जाके आप पास हो पाओगे। टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 4 डोमेन्स रहते हैं। फर्स्ट डोमेन रहता है हमारा क्लाउड कंसेप्ट, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सेकेंड डोमेन, एंड थर्ड डोमेन है हमारा क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, एंड डोमेन 4 है बिलिंग प्राइसिंग एंड सपोर्ट। मूविंग अहेड आपको बताता हूँ मैं ये स्पेसिफिक डोमेन के अंदर क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पर सब कुछ गिवन है। लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में, इवन डिस्क्रिप्शन में यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें 40+ सर्विसेज जो हमको पढ़नी पड़ेंगी मैनुअली। 200 जो सर्विसेज हैं उनमें से सिर्फ 40 सर्विसेज हमको पढ़ना है। इवन यहाँ पर भी ये मैंशनड है, देख सकते हैं आप। अभी मेन काम की चीज़ यहाँ पर मिलेगी हमें। हाँ, हियर वी गो। कंपेरिजन ऑफ CLF C01 एंड C02। सो C01 और C02 में स्लाइड से ही डिफरेंस है। C01 में जो है आई मीन क्लाउड कंसेप्ट 26% था, तो यहाँ पर क्लाउड कंसेप्ट 24% है। दैट इज़ डोमेन 1। डोमेन 2 की बात करी जाए सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की, तो यहाँ पर 25% है, और जो अपना C02 है उसमें 30% है। इसका वेटेज बढ़ा दिया है यहाँ पर। टेक्नोलॉजी की बात करी जाए, सिर्फ 1% बढ़ाया गया है यहाँ पर, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। और बिलिंग एंड प्राइसिंग की बात करा जाए, ये 12% हो गया 16% के जगह। तो बिलिंग एंड प्राइसिंग का जो वेटेज है वो कम करा है यहाँ पर, साथ ही साथ क्लाउड कंसेप्ट का भी। ऑलराइट, सो अब मैं जो है यहाँ पर आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो स्टेफने मैरिक जो है, इनका पर्टिकुलर जो कोर्स है उसके थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। इसका ये पूरा एग्ज़ाम गाइड हम फॉलो करने वाले हैं। साथ ही साथ में हमारा एक वाइट पेपर भी है, ओवरव्यू ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेज। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। इन दोनों चीज़ों का रेफरेंस लेते हुए चलेंगे तो हमारे लिए आसान होगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअली मैंने भी इसी को फॉलो करा था, एंड दैट इज़ वाई आई एम प्रोसीडिंग विद दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर स्टेफने मैरिक, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। देखो यहाँ पर लिखा है विल कवर ओवर 40 AWS सर्विसेज। ठीक है, 40 AWS सर्विसेज कवर करेंगे यहाँ पर आउट ऑफ 200। आगे बढ़ रहे हैं अभी मेन चीज़ पर। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं क्या। वाइट पेपर में जाते हैं। हियर वी गो। Cloud computing. Cloud computing is the on-demand delivery of compute power, database, storage, applications, and other IT resources through a cloud services platform via the internet with pay-as-you-go pricing. इस पहली लाइन में इसका पूरा कोर है। ऑन डिमांड डिलीवरी मतलब जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, जब क्लाइंट को रिक्वायरमेंट हो 24/7, तब जो है हम सर्विसेज एक्सेस कर पाएँ या दे पाएँ। ठीक है, अब डिलीवरी काय की करेगा ये क्लाउड। कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस और दूसरी आईटी रिसोर्सेज, ठीक है, थ्रू क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म। अब क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो गए हमारे। AWS हो गया, अमेजॉन AWS, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, GCP हो गया मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये जितने भी क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी बात करी जा रही है यहाँ पर वाया द इंटरनेट। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लाउड जहाँ पर आएगा ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इंटरनेट तो लगेगा ही लगेगा। सो एक्चुअल में होता ये है कि हमारे जो भी ये कंप्यूट, डेटाबेस, स्टोरेज, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हम यूज़ कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं होता है।
क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये एक्चुअल में ग्लोबली किसी और लोकेशन पर प्रेजेंट होगा, जिसे हम इंटरनेट की मदद से अपने एंड पर यूज़ करेंगे रिमोटली, ठीक है, वर्चुअली। सो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो वापस देखते हैं हम। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म वाया द इंटरनेट। अब आगे की लाइन समझना। विथ पे एज यू गो प्राइसिंग, विथ पे एज यू गो प्राइसिंग का मीनिंग ये हो गया यहाँ पर कि जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जितना आपने यूज़ करा दैट यू विल दैट यू हैव टू पे, जस्ट सिंपल एज दैट, ठीक है। Whether you are running applications that share photos to millions of mobile users or you are supporting the critical operations of your business, a cloud service platform provides rapid access to the flexible and low cost IT resources. अब भले ही आप जो है अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे हो फोटोज शेयर करने के लिए मिलियंस ऑफ मोबाइल यूज़र्स को, या फिर एक क्रिटिकल ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म जो है मैंने जो अभी बताया था, AWS हो गया, GCP हो गया, एज्योर हो गया, ये आपको रैपिड एक्सेस प्रोवाइड करता है ताकि फ्लेक्सिबल और लो कॉस्ट आईटी रिसोर्सेज जो हैं प्रोवाइड कर पाए हम, ठीक है, एक्सेस कर पाए हम, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग यू डोंट नीड टू मेक लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स in hardware and spend a lot of time on the heavy lifting of managing that hardware. अब क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट भी हो गया है, यदि यहाँ पर इन्होंने आगे लिखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से जो है आपको एक लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं देना पड़ता। अब लार्ज अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनली आईटी कंपनी जो रहती थी, ट्रेडिशनल कंपनीज जो रहती थी या ऑर्गेनाइजेशन रहती थी, वहाँ पर आपको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता था। मतलब सर्वर भी आपका, डेटा उसके अंदर जो है उसका मेंटेनेंस भी आपका, ठीक है। और जो ये सर्वर्स आते थे ये काफ़ी महंगे आते थे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से जो है ये जितना भी लार्ज फ्रंट इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल लगता था उस समय, वो अब नहीं लगता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो हमको हार्डवेयर की तो रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है, और इवन हार्डवेयर को मैनेज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही। ये सारा काम कौन कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कह लो या क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म जो है वो ऑलरेडी ये काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कर रहे हैं। तो एक बेनिफिट भी हो गया क्लाउड का। इंस्टेड यू कैन प्रोविजन एग्जैक्टली द राइट type and size of computing resources you need to power your newest bright idea or operate your IT department, ठीक है। अब सर्वर्स को तो मैनेज करना नहीं है, हार्डवेयर को मैनेज करना नहीं है, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुझे खर्च करना है। इसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, कितना रिक्वायरमेंट है मुझे, राइट टाइप एंड साइज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यू नीड, यही बात हो रही है यहाँ पर कि कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कितनी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है मुझे, कितनी पावर आई मीन कितने सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, ताकि मेरा जो आइडिया है या मेरा जो आईटी डिपार्टमेंट है वो चल पाए आसानी से, उस पर मुझे ध्यान देना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यू कैन एक्सेस मैनी रिसोर्सेज एज यू नीड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज। सेम थिंग इज रिटन हियर। आपको ओनली, आप जितने रिसोर्सेज चाहो उतने यूज़ कर सकते हो, जितना आप चाहो उतना यूज़ कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन और इवन इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, आपने आज एक सर्वर ऑर्डर करा है तो हो सकता है वो 2 महीने बाद है, ठीक है। सो दैट इज़ अ बिग डिफरेंस एंड इट इज़ मेकिंग अ बिग इम्पैक्ट क्लाउड एनवायरनमेंट। और इसी कारण जो है हम इंस्टेंटली सर्विसेज रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें जितने रिसोर्सेज चाहें हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें सिर्फ उतना ही पे करना है जितना हमने यूज़ करा है। सो दिस इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये तो समझ लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। अब ये देखते हैं कि एक्चुअल में एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है। तो वेबसाइट जो है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर वर्क करती है।
व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? क्लाइंट मतलब ये मान लो आपका पर्टिकुलर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, या कोई सा भी पर्टिकुलर डिजिटल डिवाइस है, जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, इसको आपने इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, इधर थ्रू वाईफाई और लैन। अब इसके थ्रू जो है आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट आप एक्सेस करोगे, वहाँ से आप कुछ पर्टिकुलर वेब पेजेस या सर्विसेज रिक्वेस्ट करोगे अपने एंड से। अब ये जो सर्विसेज हैं, ये इंटरनेट के मीडियम के थ्रू सर्वर के पास जाएंगी, सर्वर इनको लिसन करेगा, सर्वर जो रिक्वेस्ट है उनको देखेगा, और इफ़ अगर वो सर्विसेज अवेलेबल है सर्वर्स के पास में, देन सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज। सो ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जस्ट सिंपल एज दैट। इवन जब आप एक पोस्ट मेल भी सेंड करते हो, यहाँ पर एक एग्जांपल है, अपने अपने एड्रेस के थ्रू जो है आप अपना एड्रेस भी लिखते हो, डेस्टिनेशन का भी एड्रेस लिखते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है ये आपका जो लेटर है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। यही काम यहाँ हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। अब सर्वर जो है, सर्वर से समझ में क्या आ रहा है ये देखते हैं। सर्वर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर्वर के अंदर कंप्यूट मतलब सीपीयू, मेमोरी, रैम, इन दोनों को मिला के सर्वर का ब्रेन बनता है। मतलब ये फंक्शनिंग होती है, सर्वर की जो मेन फंक्शनिंग होती है इन दोनों के थ्रू होती है, ठीक है। इवन आपका एक पर्टिकुलर लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, तो उसमें सीपीयू और रैम होगा। सो ये पूरी फंक्शनलिटी डिफाइन करती है एक पर्टिकुलर मशीन की। स्टोरेज, डेटा, ठीक है। अब जो भी डेटा है स्टोर्ड, वो यहाँ आ जाएगा। डेटाबेस की बात करा जाए तो डेटाबेस के अंदर जो है डेटा स्टोर्ड होगा, स्टोर डेटा इन द स्ट्रक्चर्ड वे। और स्ट्रक्चर्ड वे में जो है सर्वर्स डेटा को स्टोर करते हैं इन द डेटाबेस। और नेटवर्क की बात करें जाए, नेटवर्क में बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, डीएनएस सर्वर, हब, और एंड मैनी मोर थिंग्स। फायरवॉल्स भी आ सकती हैं, दे कैन ऑल्सो कम। अब आईटी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एक बार। नेटवर्क क्या होते हैं? केबल्स, राउटर्स एंड सर्वर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर। एक नेटवर्क बनता कैसे है? कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो जो भी केबल्स, राउटर्स और सर्वर्स जो हैं एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाएंगे तो वो एक नेटवर्क कहलाएगा। इवन एक कंप्यूटर भी अगर जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक एग्जांपल भी नेटवर्क का आगे देखेंगे हम। राउटर की बात करते हैं। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब राउटर कुछ नहीं, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, ठीक है। जो भी हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है वो उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो है डेटा पैकेट्स जो है ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, या फॉरवर्ड करेगा। दे नो वेयर टू सेंड योर पैकेट्स ऑन द इंटरनेट। और इवन ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि आपका जो पर्टिकुलर पैकेट है इंटरनेट के मीडियम के थ्रू कहाँ पर, किस डेस्टिनेशन पर भेजना है। स्विच की बात करी जाए, ये टेक्स द पैकेट एंड सेंड इट टू द करेक्ट सर्वर क्लाइंट ऑन योर नेटवर्क। कुछ नहीं, क्या करते हैं ये आपका जो पर्टिकुलर पैकेट है उसे लेते हैं और करेक्ट सर्वर या क्लाइंट को जो है भेजते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली हाउ टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ट्रेडिशनली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनता था, मैंने आपको बताया था। मान लो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर और कुछ टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं हम। मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर कंपनी है और ये चाह रही हैं कि इनका एक खुद का डेटा सेंटर हो। तो इन्हें मैन्युअली जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से डेटा सेंटर बनाने के लिए सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे। और ये जो सर्वर्स रहते हैं ये इन्हें कुछ पर्टिकुलर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या सर्वर की जो एक्चुअल में सर्वर्स बनाती हैं उन कंपनी से इनको परचेस करना पड़ेगा। इस बीच क्या होता है, जो सर्वर्स रहते हैं हमारे, इनको परचेस करने में टाइम बहुत जाता है। हो सकता है कि एक ऑर्डर अगर आपने प्लेस करा है तो वो आपका 2 महीने या 1.5 महीने बाद आए। सो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होती थी और सर्वर्स को मेंटेन करना, डेटा सेंटर को मेंटेन करना काफ़ी हैक्टिक होता था। नाउ प्रॉब्लम्स फेस्ड इन प्रॉब्लम्स विद द ट्रेडिशनल आईटी अप्रोच। देखो, पे फॉर द रेंट ऑफ द डेटा सेंटर, डेटा सेंटर का रेंट लगता था, ठीक है।
पे फॉर द पावर सप्लाई, कूलिंग एंड मेंटेनेंस, मैंने बताया था मेंटेनेंस का जो है चार्जेस लगते थे, ऑब्वियसली लगेंगे सही अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। एडिंग एंड रिप्लेसिंग हार्डवेयर टेक्स टाइम, अब हार्डवेयर को ऐड करना है, रिप्लेस करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। इसको स्केलिंग इज़ लिमिटेड, स्केलिंग लिमिटेड क्यों होती थी? जस्ट बिकॉज जो हमारा सर्वर्स रहते थे इतने महंगे आते थे, उनमें स्केलिंग अगर परफॉर्म करना है तो हाउ कैन यू परफॉर्म, एक कंपनी को उसका कॉस्ट बियर करना काफ़ी महंगा पड़ता था, ठीक है। हायर 24/7 टीम टू मॉनिटर द इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमें 24/7 एक टीम को हायर करना रहता था, एम्प्लॉयज़ को, जो कि इसको मॉनिटर करते थे। और साथ ही साथ में डिज़ास्टर से डील कैसे करना, जैसे कि अर्थक्वेक, पावर शट डाउन, फायर हो गई, मान लो बारिश आ गई, ठीक है, उस केस में क्या करना रहेगा, वो एक बड़ा चैलेंज रहता था, ठीक है। और कैन वी एक्सटर्नलाइज दिस, ऑल दिस? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने अभी बताया ही था आपको, समझा चुका हूँ मैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर आईटी रिसोर्सेज, ठीक है। पे एज यू गो प्राइसिंग होता है इसमें, आपको कितना टाइप और साइज़ का कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए आप प्रोविज़न कर सकते हो, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हो एनी टाइम यू रिक्वायर, एंड इवन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। सिंपल वे टू एक्सेस सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड सेट ऑफ एप्लीकेशन सर्विसेज, ठीक है। और ये एक बहुत ही सिंपल वे होता है सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। देखो अब अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करी जाए तो ये ओन करता है, मेंटेन करता है नेटवर्क कनेक्टेड हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर दीज एप्लीकेशन सर्विसेज वाइल यू प्रोविजन एंड यूज व्हाट यू नीड वाया अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारा जो काम है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है, मेंटेनेंस वाला, हार्डवेयर मेंटेनेंस वाला, प्रोविजनिंग वाला, ये सारा काम जो है हमारे लिए अमेजॉन वेब सर्विसेज करके देता है, ठीक है। आपको बस वेब एप्लीकेशन के थ्रू इसे एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट करना है और यूज़ करना है। तो हमने एक्चुअल में करा क्या है यहाँ पर, क्लाउड कंसेप्ट आया कैसे? जो भी ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हम वर्चुअली लेकर आ गए हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और इसके कारण हमें बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, ठीक है। अब हम जो है क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। नेटफ्लिक्स एक्चुअल में AWS पर बना है और ऑन डिमांड वीडियो जो है ये सर्व करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स इन क्लाउड, क्लाउड के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की बात करी जाए तो बेसिकली 3 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड की बात करी जाए तो ऐसी क्लाउड सर्विसेज जो कि सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं और इवन पब्लिकली जो अवेलेबल नहीं है वो हमारी प्राइवेट क्लाउड कहलाएगी। इसमें पूरा कंप्लीट कंट्रोल रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास में, और हाई हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है फॉर द सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट है, प्राइवेट क्लाउड है, तो ओनली ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड है ये। और जो भी ये तब यूज़ करा जाता है जब हमें एक स्पेसिफिक बिजनेस नीड जो है, अगर हमारी वो मैट करनी है तो प्राइवेट क्लाउड का यूज़ करा जाता है। पब्लिक क्लाउड की बात करी जाए तो पब्लिक क्लाउड जो है हमारा ऐसे क्लाउड रिसोर्सेज जो कि ओन्ड और ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, ठीक है। मतलब ऐसे क्लाउड रिसोर्सेज जो कि थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ओन होते हैं, उन्हें हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं। मतलब ये इवन पब्लिकली एक्सेसिबल रहते हैं, जैसे कि AWS प्लेटफॉर्म हो गया, GCP हो गया, ठीक है, एज्योर हो गया। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये पब्लिक क्लाउड के अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हम आगे देखेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द पब्लिक क्लाउड। नाउ कमिंग टू द हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड की बात करूँ तो कीप सम सर्वर्स ऑन द प्रीमाइसेस एंड एक्सटेंड सम कैपेबिलिटीज टू द क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कुछ नहीं रहता है, प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ प्राइवेटली रख रहे थे यहाँ पर,
वो यहाँ पर भी रखेंगे, बट कुछ रिसोर्सेज जो है हम पब्लिकली अवेल करवाएंगे। ये लिखा है कि कीप सम सर्वर्स ऑन द प्रीमाइसेस, मतलब कुछ जो है हम प्राइवेट, कुछ सर्वर जो है हम प्राइवेटली रखेंगे यहाँ पर ऑन प्रीमाइसेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस के अंदर, लेकिन कुछ जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्लाउड पर रखेंगे हम, ताकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। कंट्रोल ओवर द सेंसिटिव असेट इन योर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कारण क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड है तो ऑब्वियसली प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड दोनों के बेनिफिट्स जो है यहाँ पर हम अवेल कर पाते हैं। सेंसिटिव असेट्स जो है हम प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में रखते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द पब्लिक क्लाउड, और जो भी पब्लिक क्लाउड के जो फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो हम यहाँ पर इसका भी बेनिफिट उठा पाते हैं हाइब्रिड क्लाउड के अंदर। यहाँ पर AWS इसका एक एग्जांपल है, बिल्कुल है, क्योंकि AWS जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकता है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑन प्रीमाइसेस में भी कुछ पर्टिकुलर सर्विस होंगे, और इवन AWS क्लाउड पर भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट क्रिएटेड होगा और वो एक्सेस कर रहा होगा उसे। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करी जाए क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जब आप चाहे जब आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है, विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, देखा जाए तो जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ये नेटवर्क के ऊपर डाइवर्स क्लाइंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। डाइवर्स क्लाइंट प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट की बात कर रहा है, यूज़र की बात कर रहा है, तो ग्लोबली क्योंकि प्रेजेंस है क्लाउड एनवायरनमेंट का, दैट इज़ वाई यहाँ पर लिखा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। मल्टी टेनेंसी एंड रिसोर्स पूलिंग। मल्टी टेनेंसी की बात करी जाए तो मल्टीपल कस्टमर्स कैन शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यूज़ कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, और उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी अफेक्ट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपल कस्टमर्स आर सर्विस्ड फ्रॉम द सेम फिजिकल रिसोर्सेज। अब इवन ऐसा भी होता है कि मल्टीपल कस्टमर जो है सेम फिजिकल रिसोर्सेज के थ्रू जो है सर्विस करे जाते हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि एक ही सर्वर पर हो सकता है, इंस्टांसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इंस्टांसेस आगे पढ़ेंगे हम। एक इंस्टांस ऐसा समझो, एक पर्टिकुलर कैसे समझाऊँ, आपका खुद का एक लैपटॉप है, ठीक है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, रैम का कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी, हार्ड डिस्क की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो सिमिलर एक इंस्टांस भी जो है हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक सर्वर पर मान लो मल्टीपल इंस्टांसेस क्रिएटेड है, और ये जो मल्टीपल इंस्टांसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है, ठीक है। रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये तो यूँ समझा देता हूँ अभी आपको मैं। इलास्टिसिटी और स्केलेबिलिटी की बात करी जाए तो मतलब अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। measured service usage is measured, user pay correctly for what they have used। जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो मेजर्ड होता है, कैलकुलेट होता है, और आपको उतना ही पे करना रहता है जितना आपने यूज़ करा है। 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करी जाए यहाँ पर तो ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर द ऑपरेशनल एक्सपेंस, पे ऑन डिमांड एंड डोंट ऑन हार्डवेयर, मतलब सिर्फ आपको जो है हार्डवेयर ऑन करना ही नहीं है, आपको ऑन डिमांड पे करना है, जितना आपने यूज़ करा है उतना ही आपको यूज़ करना है, आई मीन पे करना है। रिड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशनल एक्सपेंस। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करी जाए अगर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट आ रहा था हमारा, और इवन ऑपरेशनल एक्सपेंस की बात करी जाए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सर्वर्स हैं या डेटा सेंटर उसको मेंटेन करने की जो कॉस्ट थी वो यहाँ पर बिल्कुल ही घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि हमको खुद को उसे मेंटेन या ओन नहीं करना है, अब हमारे लिए AWS करके देगा वो ऑलरेडी, ठीक है। बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि लार्ज स्केल पर जो है कस्टमर्स इसको यूज़ करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, इकोनॉमिक है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी, स्केल बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजर्ड यूसेज, मतलब आपको अब कैपेसिटी को गैस नहीं करना पड़ेगा कि मुझे एस्टिमेटेड इतनी कैपेसिटी चाहिए तो मैं इसको ज़्यादा ले लेता हूँ मैं इस पर्टिकुलर सर्वर को। ट्रेडिशनली क्या होता था, हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता था,
इन केस अगर डिमांड बढ़ जाती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसे डिमांड बढ़ी वैसे ही आप जो है स्केल कर सकते हो। इसलिए लिखा है स्केल बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजर्ड यूसेज, कि जितना अपना मेजर करा है उतना ही आपको आप यूज़ कर सकते हो। और इवन कभी ऐसे रिक्वायरमेंट आए कि लोड बढ़ गया है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप इवन स्केलिंग भी आसानी से कर सकते हो इंस्टेंटली, ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी, अब इसके कारण क्या हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण स्पीड और एजिलिटी बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम में क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता था, सर्वर ऑर्डर करो, सर्वर लेके आएंगे, वो डिलीवर करेंगे, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग था राइट। अब यहाँ क्या हो रहा है, आप स्केल भी इंस्टेंटली कर सकते हो, स्केल अप भी इंस्टेंटली कर पा रहे हो, स्केल डाउन भी इंस्टेंटली कर पा रहे हो, मल्टीपल सर्विसेज इंस्टेंटली एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसने आपका जो है टाइम काफ़ी बचा है, इसलिए लिखा है इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। स्टॉप स्पेंडिंग मनी रनिंग एंड मेंटेनिंग द डेटा सेंटर्स, बताइए था मैंने आपको। आपको डेटा सेंटर्स को रन करने के या मेंटेन करने का पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। गो ग्लोबल इन मिनट्स, लेवरेज द एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ग्लोबली फैला सकते हैं इन मिनट्स, विद इन मिनट्स। एडब्ल्यूएस के अंदर रीजन्स होते हैं, रीजन्स जो है कंट्री वाइज डिवाइडेड हैं, यहाँ पर स्प्रेड है ग्लोबली, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सो इसके कारण क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे उसे एक दिन के अंदर अंदर ग्लोबल जाना है तो डेफिनेटली वो जा सकती है मिनट्स के अंदर। एक दिन भी बहुत ज़्यादा बोलिए मैंने, मिनट्स के अंदर। अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करी गई हैं क्लाउड के द्वारा, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जितने रिसोर्सेस हमको चाहिए जब चाहिए हम ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पे एज यू गो, बताया था जितना यूज़ करना करो उतना पे करो। स्केलेबिलिटी, एकोमोडेट लार्जर लोड्स बाय मेकिंग हार्डवेयर स्ट्रॉन्गर और एडिंग एडिशनल नोड्स, ठीक है। हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं अपने हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू स्केल आउट एंड स्केल इन व्हेन नीडेड, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बिल्ड अक्रॉस डेटा सेंटर्स। हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस क्यों है, क्योंकि ये इतना रॉबस्ट है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर AWS, क्योंकि ग्लोबली स्प्रेड है, तो इवन इनके पास बैकअप भी रहते हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। इसलिए जो है ये हाईली अवेलेबल है और फॉल्ट टॉलरेंस है। एजिलिटी, रैपिडली डेवलप टेस्ट एंड लॉन्च सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, और आप आसानी से रैपिडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करी जाए यहाँ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस जो है हमको प्रोवाइड करता है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द क्लाउड आईटी, ठीक है। प्रोवाइड्स नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स, डेटा स्टोरेज स्पेस, हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इजी पैरेलल एंड विद ट्रेडिशनल ऑन प्रीमाइसेस आईटी। अब जो हमारा पुराना ऑन प्रीमाइसेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, उससे मिलता जुलता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमको। ये क्लाउड आईटी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, जैसे कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हो गई, राउटर्स हो गए, स्विचेस हो गए, हब हो गया, साथ ही साथ में आई मीन राउटर स्विचेस हब तो खैर हमारे एंड से लगेंगे, बट सर्वर्स हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोविजनिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर होता है। हमको ये नेटवर्किंग, कंप्यूटर, डेटा स्टोरेज स्पेस जो है प्रोवाइड करता है, इवन कुछ गेटवेज भी ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हम जब चाहें जो हार्डवेयर चाहें अकोमोडेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म सर्विस की बात करी जाए, रिमूव द नीड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की, मैनेज करने की, ओन करने की, उस रिक्वायरमेंट को ये हटा देता है। ओनली आपको जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। देखो, फोकस ऑन द डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, ओनली फोकस करता है आपके एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट पे, मैनेजमेंट पे। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है उसको बस आपको मेंटेन करना है, मैनेज करके चलना है, और जो भी सर्विसेज या रिसोर्सेज आपको चाहिए आप एक्सेस करो, यूज़ करो और उनको पे करो। आपको हार्डवेयर की चिंता ही नहीं करनी, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता ही नहीं करनी। सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करी जाए, कंप्लीटेड प्रोडक्ट दैट इज़ रन एंड मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर,
ये एक पूरा कंप्लीटेड प्रोडक्ट रहता है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा रन करा जाता है, ठीक है। मतलब इसमें ना आपको इवन डिप्लॉयमेंट की भी या मैनेज अपने एप्लीकेशन की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और उसका जो मैनेजमेंट है वो एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी करता रहेगा, ठीक है। ये सेम चीज़ें बताई। अब ऑन प्रेमाइस में ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती थी। जो ब्लू में मैनेज बाय यू, ऑरेंज में जो है ये मैनेज बाय अदर्स है। तो ब्लू में जो है हमको इवन नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन, ये सब मैनेज करना रहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन ये जो है AWS करके देता है हमारे लिए, ठीक है। हमको सिर्फ क्या मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखेंगे जब EC2 तब थोड़ा और बेटर वे में समझ में आएगा आपको। प्लेटफॉर्म एज सर्विस में इवन हमको ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम भी मैनेज नहीं करना रहता, ओनली एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज करना। और सॉफ्टवेयर एज सर्विस में पूरा नेटवर्किंग से लेके एप्लीकेशन तक पूरा थर्ड पार्टी मैनेज करता है, सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है, हमें बस उसको यूज़ करना, सिंपल बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करी जाए तो इसका एग्जांपल है अमेजॉन EC2, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एज्योर है, रैक स्पेस, डिजिटल ओशियन, लीनोड। प्लेटफॉर्म एज सर्विस की बात करी जाए तो इलास्टिक बीन स्टैक जो कि AWS के द्वारा प्रोवाइडेड है, बताऊंगा आगे में क्या होता है ये। हेरोकू, गूगल ऐप इंजन, GCP, विंडोज़, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करी जाए तो AWS की कुछ सर्विसेज जैसे कि रिकॉग्निशन फॉर मशीन लर्निंग, गूगल ऐप में जीमेल और ड्रॉपबॉक्स और जूम, ये जो है सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। ओनली सॉफ्टवेयर को हमको यूज़ करना रहता है, मेंटेन नहीं करना पड़ता। प्राइसिंग की बात करा जाए अब क्लाउड में तो प्राइसिंग के जो है 3 फंडामेंटल जो है AWS फॉलो करता है। AWS है 3 प्राइसिंग फंडामेंटल फॉलोइंग द पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। और ये जो तीनों प्राइसिंग फंडामेंटल्स हैं ये पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल को फॉलो करते हैं। कंप्यूट, स्टोरेज, डेटा ट्रांसफर आउट ऑफ द क्लाउड, ये 3 चीज़ें हैं। कंप्यूट में क्या आएगा, पे फॉर द कंप्यूट टाइम, ठीक है। कंप्यूट टाइम की बात करी जाए मतलब जितना ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर का यूसेज हो रहा है, जितना हार्डवेयर ऑपरेट हो रहा है उसकी बात हो रही। स्टोरेज, जितना डेटा आप स्टोर कर रहे हो क्लाउड के अंदर। और डेटा ट्रांसफ़र आउट ऑफ द क्लाउड, जितना डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हो क्लाउड के आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ द क्लाउड आप जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हो डेटा वो हमारा उसका भी चार्जेस लगते हैं। बट डेटा ट्रांसफ़र इनसाइड द क्लाउड इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये याद रखना। सॉल्व द एक्सपेंसिव इशू ऑफ ट्रेडिशनल IT, बताया था, ऑब्वियस सी बात है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।